Hello students. So today we will learn about chapter 6, which is lines and angles of class 9th. So first of all, before proceeding further with the chapter, we will learn about the basic terms and definitions which we will use in this chapter. So these definitions are very important to learn further about the theorems, about the questions of this chapter. Let's start. The first one is point. A point is a location in a space. It has no length, breadth or thickness. For example, इधर अगर मैं एक पॉइंट ड्रॉ करती हूँ, मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया लाइक दिस, मैंने एक पॉइंट मार्क किया है. अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने एक पॉइंट मार्क किया है. सो ये एक लोकेशन है स्पेस पे, कि मैंने एक स्पेस पे एक पॉइंट मार्क कर दिया. ना इसकी कोई लेंथ है, ना इसकी कोई ब्रेथ है, ना कोई इसकी थिकनेस है, तो इसे एक हम पॉइंट कहते हैं. नाउ सेकेंड वन इज लाइन. A line is a straight path that extends endlessly in both directions. It has length but no thickness. For example, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूं, ये एक स्ट्रेट पाथ है, ये एक स्ट्रेट पाथ है जो मैंने एक्सटेंड किया एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस. मतलब कि मैं इसको दोनों ही डायरेक्शंस में एंडलेसली एक्सटेंड कर सकती हूँ. मैं जितना चाहूँ इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकती हूँ और मैं इसको इस साइड पे भी एक्सटेंड कर सकती हूँ. इसकी लेंथ है, ये लेंथ है, लाइन की लेंथ होती है, बट इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल इधर हम देख सकते हैं इसकी एक लेंथ है, जो मैंने हाईलाइट किया पार्ट, ये इसकी लेंथ है, बट इसकी कोई थिकनेस मतलब इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती है. नाउ व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट्स. जैसे हम देख सकते हैं कि लाइन जो है वो दोनों ही डायरेक्शंस में एंडलेसली मूव कर रही है. इसको मैं आगे मूव कर सकती हूँ, इसको भी मैं आगे और मूव कर सकती हूँ लाइन को. बट लाइन सेगमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होती है. इसको मैं आगे एक्सटेंड नहीं कर सकती हूँ. इसको मैं मार्क कर सकती हूँ ए बी. सो मैं इसको कहूंगी लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन का वो पार्ट जिसकी दो एंड पॉइंट्स है, उसकी एक फिक्स लेंथ है, उसको मैं लाइन की तरह दोनों डायरेक्शंस में मूव नहीं कर सकती. यही लाइन सेगमेंट इधर ए पे एंड हो गई और इधर बी पे एंड हो गई. तो ये एक लाइन का पार्ट है. जैसे यहां पर एक लाइन ड्रॉ की थी मैंने, तो इस पर अगर मैं दो पॉइंट्स ले लेती हूँ, ये पी और क्यू. सो बेसिकली पी क्यू जो होगा एक लाइन सेगमेंट होगी, एक लाइन सेगमेंट होगी जो इस पूरी लाइन का पार्ट है. अगला हम नाउ वी विल रीड अबाउट द रे. अ पार्ट ऑफ अ लाइन that starts from one point and goes endlessly in one direction. जैसे हमने पढ़ा कि जो लाइन होती है वो दोनों ही डायरेक्शंस में मूव कर सकती है. लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स पे फिक्स्ड हो जाती है, वो किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती है. बट जो रे होती है उसका एक फिक्स पॉइंट होता है और दूसरी डायरेक्शन में वो एंडलेसली मूव कर सकती है. इसको मैं आगे मूव कर सकती हूँ जितना मूव करना चाहूँ. सो अब ये एक पार्ट होती है लाइन की जो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरी डायरेक्शन में वो एंडलेसली मूव कर सकती है. मतलब जो लाइन है वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है. लाइन सेगमेंट दोनों एंड पॉइंट्स उसके फिक्स्ड होते हैं, वो कहीं मूव नहीं कर सकती है. रे जो है उसका एक फिक्स पॉइंट होता है और दूसरी डायरेक्शन में वो एंडलेसली मूव कर सकती है. So let's learn about the angle. Now what is the angle? An angle is formed when two rays meet at a common point, end point. Let me draw the figure for you. Like here, this is a ray, this is a ray. How? This is a fixed point and here it can move endlessly. इधर मैं देख सकती हूँ कि O पॉइंट फिक्स्ड है और P पॉइंट पे ये एंडलेसली मूव कर सकती है. जो ये एक रे है, OP एक रे है. इसी तरीके से मैंने एक OQ रे ड्रॉ करी. तो जब दो रेस जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट यहां पर क्या है, एंड पॉइंट है यहां पर O, तो ये दो रेस जो है वो मीट कर रही है कॉमन एंड पॉइंट O पे, तो इससे फॉर्म्ड हो रहा है एंगल. एज यू कैन सी द highlighted part, this part. Let me take some other color for the better clearance. So this part is the angle basically. So it means
जब दो रेस मीट करते कॉमन एंड पॉइंट पे, जो यहाँ पर O है जिसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं, तो एक एंगल फॉर्म्ड होता है, और एंगल हमेशा डिग्रीज में फॉर्म्ड होता है। मतलब मैं कह सकती हूँ 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, तो एंगल हमेशा डिग्रीज में फॉर्म्ड होता है, और डिग्री का सिंबल होता है ये। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 30 डिग्री लिख रही हूँ तो मैं लिखूंगी 30, साथ में इसके ऊपर मैं एक सिंबल बनाऊंगी एंगल का। So now we will learn about different types of angle. Acute angle. So what is an acute angle? An angle which is less than 90 degree, like this. This angle is less than 90 degree, so this is an acute angle. Then the second one is right angle. It is exactly 90 degree, like this. We can see it is exactly 90 degree. So this is a right angle. The third one is the obtuse angle. It is between 90 degree and 180 degree, like this. So this is the obtuse angle because it lies between 90 degree and 180 degree. Straight angle, it is exactly 180 degree, like this. So this angle is exactly 180 degree. Now, the fifth one is reflex angle. It lies between 180 degree and 360 degree, like this. Let me draw the angle for you. This and this. So this is a reflex angle because it lies between 180 degree and 360 degree. Now the last one is complete angle. Last one is the complete angle. Complete angle means, like if I am drawing this line, this is a complete angle. This whole is a complete angle. So let's take some example. For example, if I am saying some angle is 30 degree, so I can say it is a acute angle because it is less than 90 degree. Now right angle is exactly 90 degree. So any angle which is equal to 90 degree is a right angle. Now if I take a angle 120 degree. Now 120 degree lies between 90 degree and 180 degree. So it is a obtuse angle. Straight angle is equal to 180 degree. Any angle which is equal to 180 degree is a straight angle. Now if I take an angle 220 degree, as we can see this angle lies between 180 degree and 360 degree. So it is a reflex angle, and any angle which is equal to exactly 360 degree is a complete angle. So these are types of angle. These angles are very, very important for this chapter. So it's very important for you to understand these types in a very better manner. Let's move to pair of angles. The first one is complementary angles. So complementary angles are those angles whose sum is 90 degree. For example, if I am taking first angle is 30 degree and the second angle is 60 degree. So these are complementary angles. Why? Because their sum is 90 degree. As we can see 30 plus 60 is equal to 90 degree. So as their sum is 90 degree, these are complementary angles. Now if the sum is 180 degree, then the angles are said to be supplementary angles. For example, मैं angles लेती हूँ 130 degree and 50 degree. अब मैं अगर इन एंगल्स का सम करती हूँ तो 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री. सो हम कहेंगे कि 30 डिग्री और 50 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. नाउ व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स? टू एंगल दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स. लाइक इफ आई एम ड्रॉइंग दिस एंगल, लेट मी ड्रॉ अ लाइन फॉर यू. नाउ आई एम ड्रॉइंग अ रे ऑन इट. दिस इज अ लाइन बिकॉज इट कैन एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस. जैसे मैं देख सकती हूँ कि ये एक लाइन है. क्यों? क्योंकि दोनों डायरेक्शंस में एंडलेसली मूव कर रही है, कहीं भी रुक नहीं रही है. इसी तरीके से अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये एक रे है. क्यों? क्योंकि ये इस पोजीशन पे मूव कर सकती है, बट इस पोजीशन पे ये एक फिक्स पॉइंट है इसका. तो इधर मैं देख सकती हूँ कि जो दो एंगल्स है, एक ये एंगल और एक ये एंगल. मैं इन एंगल्स को मार्क कर देती हूँ, एंगल 1 एंड एंगल 2.
सो एंगल 1 और एंगल 2 का एक कॉमन वर्टेक्स है, मैं मार्क कर देती हूँ, पी क्यू ओ एन आर। तो मैं देख सकती हूँ कि जो दो एंगल्स हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, इनका कॉमन वर्टेक्स है ओ, एंड वन कॉमन आर्म, और एक कॉमन आर्म है ओ आर। ये इनकी कॉमन आर्म है इन दोनों एंगल्स की, बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स। बट इनके कोई इंटीरियर पॉइंट कॉमन नहीं है। इसका जो पॉइंट, इनके कोई भी इंटीरियर पॉइंट कॉमन नहीं। कैसे? इसका इंटीरियर पार्ट ये कहलाएगा, ये सारा एंगल 1 का, और एंगल 2 का सारा इंटीरियर पॉइंट कौन सा कहलाएगा? ये वाला। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 के हम फिर पढ़ सकते हैं, हम फिर पढ़ेंगे इस चीज को, कि एंगल 1 और एंगल 2 are the adjacent angles. How? They have common vertex, which is O here, common arm, which is OR here, but no common interior points. So angle 1 and angle 2 are said to be the adjacent angles. Let's move to the next one. What are linear pairs? What are linear pair? Two adjacent angles whose non-common arms form a straight line. Now, what? Let me draw the adjacent angles first. Here, let me draw the adjacent angle first. So PQ, PQ, R, O. Now here angle 1 and angle 2 are adjacent angles, as we have already studied in the last definition. Now, if they are non-common arms means for angle 1, OQ is the non-common arm, and for angle 2, OP. Now they have the common arm as OR. This is a common arm for angle 1 and angle 2. और एंगल 1 एंगल 2 के लिए OQ और OP जो है वो नॉन कॉमन आर्म्स है। तो अगर नॉन कॉमन आर्म्स ऑपोजिट है एक दूसरे के, मतलब हम देख सकते हैं कि जो हम इस क्वेश्चन, इस फिगर में देख सकते हैं कि जो OQ है और OP है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। OQ इस डायरेक्शन में है, OP इस डायरेक्शन में है। तो अगर इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम कहते, अगर सॉरी, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही है तो हम कहते हैं कि उनका सम 180 डिग्री होगा। लेट मी रीड दिस डेफिनेशन अगेन फॉर यू। टू adjacent angles, which are angle 1 and angle 2 here, whose non-common arms means this one, OQ and OP, फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करे, ऐसा हम देख सकते हैं कि OP और OQ ने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, मतलब इनका सम 180 डिग्री है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो स्ट्रेट एंगल होता है, जो स्ट्रेट एंगल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। तो अगर वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही है, मतलब ये जो एंगल ड्रॉ हो रहा है ये स्ट्रेट है, मतलब इनका सम 180 डिग्री है, तो हम कहते हैं उन्हें हम लीनियर पेयर्स कहते हैं। अब आप कहेंगे कि एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर तो सेम हो गए, कैसे? इधर हमने जैसे बात करी थी कि इधर भी एंगल 1 एंगल 2 एडजस्टेंट एंगल्स थे और इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, तो आप कह सकते हैं कि एडजस्टेंट एंगल्स और लीनियर पेयर्स की डेफिनेशन सेम हो गई। नहीं, कैसे? हमने कहा था कि एंगल 1 एंगल 2 इधर एडजस्टेंट है और इधर ये लीनियर पेयर भी फॉर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओपी और ओक्यू स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। अब अगर मैं फिगर इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ, अगर मैं फिगर इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ, इसको मैं पी पॉइंट मार्क करती हूँ, इसको मैंने आर पॉइंट मार्क किया और इसको मैंने एस पॉइंट मार्क किया। Wait, let me mark this point as Q and this point as R. Now here, this angle is 1, this angle is 2. Now, they have a common vertex O, they have a common arm OR, and their non-common arm are OQ and OP. अब इधर हम देख सकते हैं जो नॉन कॉमन आर्म्स है OP और OQ कोई स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो एंगल 1 और एंगल 2 होंगे वो एडजेसेंट एंगल्स तो होंगे, क्योंकि इनका एक कॉमन वर्टेक्स है और एक वन कॉमन आर्म है, बट ये लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि यहाँ पर OP और OQ जो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रही, ये दोनों जो OP और OQ स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे हैं।
तो अगर वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं तो लीनियर पेयर होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं, बट अगर वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो बस एक एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, vertically opposite angles. Angles opposite each other when two lines intersect. Like if these two lines are intersecting each other. These two lines are intersecting each other. Angles opposite each other. Now as we can see, these two angles are opposite to each other. Angle 1 and angle 2 are opposite to each other. So these angles are said to be equal. तो जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो जो एंगल्स ऑपोजिटली फॉर्म्ड होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसी तरीके से हम देख सकते हैं जो ये एंगल्स है और ये एंगल है, ये भी ओपोजिट फॉर्म हो रहे हैं जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती है, एंगल 3 एंड एंगल 4, तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। लेट्स कम टू द मोर डेफिनेशंस नाउ। इंटरसेक्टिंग लाइंस, नाउ व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस? लाइंस that cross each other at one point like this. Now these two lines are crossing each other at one point. The point is this one, this one. These are intersecting lines. Parallel lines, what are parallel lines? Lines in a plane that do not intersect or meet. For example, these two lines, as we can see, these are neither intersecting each other nor they will meet. मतलब ना तो ये दो लाइंस, ना तो ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, और ना ही तो ये जाके आगे जाके कहीं ना कहीं मीट करने वाली है। अगर मैं इनको एक्सटेंड भी कर देती हूँ, अगर मैं इन दो लाइंस को आगे एक्सटेंड भी करती हूँ तो भी कभी भी मिलने नहीं वाली है, तो इन लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। नाउ व्हाट इज द ट्रांसवर्सल? अ लाइन दैट कट्स अक्रॉस टू और मोर लाइंस विच मे और मे नॉट बी पैरेलल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई तीन लाइंस ड्रॉ करती हूँ, अगर एक लाइन इन तीनों लाइंस को कट कर रही है तो इस लाइन को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। सो इस लाइन को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। अब जो ये लाइन है ये पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे मैंने अब ये एक लाइन ड्रॉ करी, ऐसे ड्रॉ करती मैंने, ये तीनों लाइंस मैं देख सकती हूँ पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनको एक्सटेंड करती हूँ तो कहीं ना कहीं मीट हो जाएंगी। तो अब इसके ऊपर मैं ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर सकती हूँ। दिस लाइन इज अ ट्रांसवर्सल। सो अ लाइन दैट कट्स अक्रॉस टू और मोर लाइंस, ऐसी लाइन जो दो या उससे ज्यादा लाइंस को कट करती है, जो कि सच दैट की जो दो और तीन लाइंस है वो पैरेलल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट द एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल। जब भी एक ट्रांसवर्सल कट करती है दो लाइंस को तो 8 एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं। कौन कौन से फॉर्म्ड होते हैं वो हम रीड करेंगे आगे। सो लेट मी ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस फॉर यू। सो दिस इज अ ट्रांसवर्सल। Now, corresponding angles. What are the corresponding angles? Same relative position on both lines. Now, what do you mean by this? Now, as I can see, these two lines are parallel. These two lines are parallel, and this is a transversal here, and this is a transversal here. So this angle मतलब इस लाइन के ऊपर वाला एंगल और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल को हम corresponding angles कहेंगे। इसी तरीके से इस लाइन के नीचे वाले एंगल, इस लाइन के नीचे वाले एंगल को हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। सिमिलरली इस साइड पे इस लाइन के ऊपर वाले एंगल, इस लाइन के ऊपर वाले एंगल को हम करस्पॉन्डिंग कहेंगे, और इस लाइन के नीचे वाले एंगल और इस लाइन के नीचे वाले एंगल को हम करस्पॉन्डिंग कहेंगे। सो इन एंगल्स को हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। लेट मी मार्क दिस एंगल्स। अगर मैं एंगल्स को मार्क करती हूँ, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। सो मैं कह सकती हूँ कि एंगल 1 एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, एंगल 3 एंगल 4 करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, एंगल 5 एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे,
और एंगल 7, एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। सो ये सब हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आगे जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दिया जाएगा कि ये एंगल हमें गिवन है, दूसरा एंगल हमें फॉर्म करना है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की डेफिनेशन आगे जाके बहुत ज्यादा यूज होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एक बात और बताना चाहूंगी मैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अगर लाइंस पैरेलल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मतलब मैं कह सकती हूँ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे गिवन है कि एंगल 1 30 डिग्री है, सपोज आई एम जस्ट एज्यूमिंग दिस थिंग दैट एंगल 1 30 डिग्री है, तो मैं कह सकती हूँ कि एंगल 1 30 डिग्री है तो एंगल 2 भी 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। So let's read about alternate interior angles now. Alternate interior angle. Let me draw the figure first. Here as we can see, these two are parallel lines and this is the transversal. Okay. Let me read a definition. On opposite sides of the transversal and inside the lines. Now, what do you mean by this? So, अगर मैं दो लाइंस पैरेलल है उसके ऊपर मैं एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करती हूँ, so these type of angle, this and these types of angle are known as alternate interior angle। मतलब लाइन के इस साइड और एक लाइन की इस साइड वाला एंगल और एक लाइन के उस साइड वाला एंगल जो अंदर की तरफ लाई कर रहा है, क्योंकि इंटीरियर की बात कर रहे हैं हम लोग इधर। और दूसरा पेयर होता है एक लाइन की इस साइड और एक लाइन के उस साइड। सो अगर मैं एंगल्स को मार्क कर देती हूँ, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 4, इसका मतलब है मैं कह सकती हूँ कि ये एंगल 1 और एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और एंगल 3 और एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और ये एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। नाउ वी विल रीड अबाउट ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। नाउ व्हाट आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स? इधर जैसे मैंने देखा कि एंगल 1 एंगल 2 जो है, एंगल 1 एंगल 1 और एंगल 2 लाइन की अंदर की साइड पे लाई कर रहे हैं और ऑपोजिट साइड पे है। इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो अंदर की तरफ लाई करे लाइंस के और ऑपोजिट साइड्स पे है। मतलब इन पैरेलल लाइंस के अंदर है वो एंगल्स और ऑपोजिट साइड्स पे, तो इनको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर कहते हैं। सो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर किसे कहते हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होते हैं, सो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होते हैं दिस एंगल। ये एंगल्स लाइंस के पैरेलल लाइंस के बाहर होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, लाइक दिस एंगल एंड दिस एंगल। दूसरा पेयर होता है दिस एंगल एंड दिस एंगल। सो ये एंगल लाइंस के बाहर लाई कर रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर होते हैं कि लाइंस के अंदर लाई करना और ऑपोजिट में लाई करना। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होते हैं कि लाइंस के बाहर, मतलब पैरेलल लाइंस के बाहर लाई करते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शंस में फॉर्म होते हैं। तो इधर मैं कह सकती हूँ, अगर मैं इनको मार्क करती हूँ 5 6 7 8, सो इस केस में 5 6 और 7 8 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे और ये दोनों एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, जिन्हें हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे होते हैं और इनसाइड द लाइंस होते हैं और ये सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब जैसे मैंने फिर से फिगर ड्रॉ करती हूँ, मैंने दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी, इस पर मैंने एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करा। तो इंटीरियर एंगल्स या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे होंगे, मतलब ट्रांसवर्सल की दोनों सेम साइड पे, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। दूसरा पेयर हम कहेंगे ये भी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का होगा। और सेकंड रूल होता है, जैसे हमने पढ़ा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है अब हम पढ़ेंगे। मैं इनको पहले एंगल्स मार्क कर दूं। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, इनका
सम, जैसे 1 2 एंगल है, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम होगा, इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। सो ये एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। सो ये प्रॉपर्टी होती है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की। सो आज की क्लास में हम इतना ही वी विल स्टडी। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को और डेप्थ में पढ़ेंगे, बट ये डेफिनेशन इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन अच्छे से समझ लेते हैं तो दिस विल मेक दिस चैप्टर मच 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 इजियर फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।